जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत उपयोगी, एक बहुत ही रोचक और एक जानने वाली बात। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि भाई जो पद होते हैं, जब आप लोग एमपीपीएससी का विज्ञापन देखते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर और सर्वोच्च जो पद आप मेंशन किया हुआ देखते हैं, वो पद कौन सा दिखाई देता है? वो पद होता है डिप्टी कलेक्टर। अब कहीं कहीं पर डिप्टी कलेक्टर के साथ साथ में आपको एक शब्द सुनने को मिलता है, या आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो डिप्टी कलेक्टर चुना गया या जिसका डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ, उसकी गाड़ी पर कहीं लिखा हुआ मिलता है एसडीएम। कई सारे सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखे होंगे कि जब वो हैं डिप्टी कलेक्टर, है ना, जब बने थे तो उनको कहा गया था डिप्टी कलेक्टर बने हैं, और जब उनकी गाड़ी पर ये लिखा हुआ देखा तो आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि यार एसडीएम क्यों बोल रहे हैं इसको। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूज़न की बात है। साथ ही एक बात और भी मैं आप लोगों को कहूँ कि इस बार जब 2019 के इंटरव्यू की तैयारी करने वाले बच्चे मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो बहुत सारे संस्थानों में जो भी मॉक इंटरव्यूज़ लिए जा रहे थे, उन पैनल ने उनसे ये प्रश्न जरूर पूछा था कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होता है। मुझे भी एक दो पैनल में रहने का मौका मिला था और वहाँ पर मैंने भी ये चीज़ देखी कि मेरे साथियों ने जो है बच्चों से पूछा था और उसका ठीक से वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तब मैंने एक तैयारी की थी इस टॉपिक के ऊपर, और हम लोग अलग से क्लास लेकर के बच्चों को बताते थे। यहाँ फोर्स में भी बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिन पर काफ़ी रिकॉर्ड जो है वो व्यूज़ भी मिले हैं, और वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो उनकी जो क्लासेस हुई, उन क्लासेस में हम लोगों ने बताने की कोशिश की है ये, और ये बात जानने लायक भी है, रोचक भी है, और आपको इंटरव्यू तक में काम में आ भी सकती है कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होता है। तो एमपीपीएससी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो, है ना, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इवन कि जो पुलिस के भी अधिकारी होते हैं, उनके पास में दो प्रकार की शक्ति होती है। देखिए, दो प्रकार की जो शक्ति होती है उनको आपको इस तरीके से बांट के देख लेना चाहिए। दो प्रकार की शक्तियों में जो पहली शक्ति होती है उसको आप कह सकते हो कि वो है प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति। और जो दूसरी शक्ति होती है, महत्वपूर्ण शक्ति होती है ये भी, और ये जो शक्ति है इसे कहा जाता है जुडिशियल पावर, है ना, या न्यायिक शक्ति, है ना, या मैं इसको जो इसके लिए ज़्यादातर जुडिशियल शब्द जो है, जुडिशियल, यही शब्द आप लोग यहाँ पर लिखें, जुडिशियल पावर। तो प्रशासनिक और जुडिशियल पावर, या इसके साथ प्रशासनिक के साथ साथ आप राजस्व शक्ति भी लिख सकते हो, यानी कि रेवेन्यू पावर। तो रेवेन्यू प्लस जुडिशियल, तो कुछ पदों में एक ही अधिकारी के पास दोनों प्रकार की शक्ति होती है, ये आप लोगों को समझना है। और कुछ पदों के पास केवल प्रशासनिक ही शक्ति प्राप्त होती है, उनको जुडिशियल पावर नहीं होती है। इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कमिश्नरी सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है। बेसिकली अभी बात निकली तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो एसपी, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता था, उसके पास में सिर्फ क्या, उसके पास में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की शक्ति होती थी, यानी कि एक सामान्य प्रशासन की शक्ति होती थी। लेकिन अब उसे जुडिशियल पावर भी मिल गई है, या कहना चाहिए इसको, इसके लिए ज़्यादा जो सही शब्द होता है वो होता मजिस्ट्रियल पावर, मजिस्ट्रियल, है ना, मजिस्ट्रियल पावर, यानी कि इस प्रकार की शक्ति भी मिल चुकी है उसको। इसलिए आप देखिए कि जो एसडीएम या डीएम में जो एम होता है उसका फुल फॉर्म भी मजिस्ट्रियल ही होता है। तो ये दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। अब इनके आधार पे हम लोग दोनों में अंतर करने की कोशिश करेंगे कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर कि डिप्टी कलेक्टर जो होता है, जिसको हम उप जिला अधिकारी हिंदी में कहते हैं, वो जो अपना कार्य करता है वो किसके आधार पे करता है? राज्य के लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, यानी कि उसका जो मुख्य कार्य होता है खास तौर से वो होता है राजस्व से संबंधित। क्योंकि ये जो कलेक्टर शब्द है ना, अपन इसको बहुत अच्छे से समझें कि ये जो शब्द है कलेक्टर, ये कलेक्टर जो शब्द है यही ब्रिटिश काल में जन्मा था, और ये कलेक्शन शब्द से जन्मा था, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व का संग्रहण। तो कलेक्शन से ही शब्द बना कलेक्टर। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट, यानी कि भूमि राजस्व अधिनियम के तहत जो प्रोविज़न होते हैं उनके तहत कार्य करता है कौन? डिप्टी कलेक्टर। क्योंकि उसके नाम में क्या लगा हुआ? कलेक्टर, यानी कि ये कलेक्शन से संबंधित है, राजस्व विभाग से संबंधित है।
जबकि उपखंड मजिस्ट्रेट का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, है ना, सब डिवीजन, है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम जिसको हम लोग कह रहे हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये अपना कार्य दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के तहत करते हैं। और सीआरपीसी के तहत इनको कौन सी पावर होती है? मजिस्ट्रियल पावर होती है। अभी देखेंगे कि मजिस्ट्रियल पावर क्या क्या होती है ना। बातों बातों में मैं आपको बताऊं कि मजिस्ट्रियल पावर उन्हें कहते हैं जिसमें कि जैसे लाइसेंस जारी या निरस्त करने की शक्ति होती है ना, चाहे वो हथियारों के हुए या शराब के लाइसेंस हुए या और किसी तरीके के नारकोटिक्स के लाइसेंस जारी करना या रद्द करना, है ना, धारा 144 डिक्लेयर करना, लाठीचार्ज का आदेश देना, गोली चलाने का आदेश देना, इस प्रकार की जो शक्ति होती है वो कहाँ आती है? मजिस्ट्रियल पावर में आती है, जो कि सीआरपीसी के तहत होता है। तो आप लोगों को एक अंतर समझ में आया कि जो बेसिकली जिसको डिप्टी कलेक्टर हम बोलते हैं वो किसी जिस विभाग में होता है वहाँ पर वो ज़्यादातर राजस्व विभाग में होकर के क्या करता है? लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत काम करता है ना, जिला मुख्यालय पर होकर के। और ये जो होते हैं ये सब डिवीजन में होते हैं जिनको एसडीएम कहा जाता है, और वो सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कि डिप्टी कलेक्टर को किसी भी व्यक्ति को, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, गिरफ्तार करने, देखो गिरफ्तार करने, लाठीचार्ज करने, धारा 144 जिसको निषेधाज्ञा कहते हैं आदि लागू करने से संबंधित शक्तियां नहीं होती है। ये चीज याद रखिए कि नहीं होती है ना। यानी कि मैंने क्या कहा कि उसको सिर्फ राजस्व संबंधी शक्ति प्राप्त होती है, जबकि एसडीएम जो होता है उसको उपरोक्त सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि जो एसडीएम होता है वो क्या क्या कर सकता है? वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लाठीचार्ज का आदेश दे सकता है, धारा 144 लागू कर सकता है। और मैंने आगे भी बताया आपको कि वो लाइसेंस को देना और लाइसेंस को निरस्त करना दोनों प्रकार की, है ना, लाइसेंस को अनुज्ञा कहते हैं, यानी अनुज्ञा प्रदान करना और अनुज्ञा रद्द करना दोनों प्रकार की शक्ति उसे प्राप्त होती है। और वो इसका प्रयोग सीआरपीसी 1973 के, है ना, सेक्शन 20 की सब सेक्शन 4 के अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि इस कानून का ये जो प्रोविज़न है, इसके तहत एक जो एसडीएम होता है वो अपनी मजिस्ट्रियल शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा कि मजिस्ट्रियल और सामान्य प्रशासनिक शक्तियाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या राजस्व संबंधी शक्तियाँ और मजिस्ट्रियल पावर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। डिप्टी कलेक्टर अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लागू करवाने हेतु जिम्मेदार नहीं होता है। यानी कि कानून व्यवस्था कह लीजिए या लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, है ना, कानून और व्यवस्था जमाए रखने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। जबकि एसडीएम अपने उपखंड का मतलब क्या है यहाँ पर? सब डिवीजन, है ना। इसको हिंदी में अगर हम इसका करें तो इसका निकलता है परगना। यानी कि कई सारे, ये तहसील स्तर पर होता है, देखिए लिखा हुआ है, सामान्यतः एक या एक से अधिक तहसीलों को मिलाकर बनाया जाता है और उसी को परगना कहते हैं, है ना। ये एक प्रशासनिक इकाई होती है जो मुगल काल में ज़्यादा प्रचलित थी, परगना। और अभी इसको सब डिवीज़न या उपखंड कहा जाता है ना, जो कि 2-3 तहसीलों को मिलकर के बनाया जाता है। तो उस लेवल पे होता है एसडीएम। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आना चाहिए कि इनका जो कार्य है वो अलग अलग है, और इनकी जो पद स्थापना होती है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल जाएगा आपको? पद स्थापना में भी अंतर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए आप कि ये तहसीलों के लेवल पे यानी कि उपखंड के लेवल पे अपनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये इनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं अगर देवास में हूँ और मैं देवास का डिप्टी कलेक्टर हूँ, तो मुझे देवास के पूरे जिले क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। लेकिन यदि मैं एसडीएम हूँ तो अपने सब डिवीज़न में मेरे पास में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मजिस्ट्रियल पावर भी होती है और सज़ा देने की शक्ति भी होती है, जुडिशियल शक्ति भी मेरे पास में होती है। तो ये दोनों में अंतर होता है भाई। तीसरा हम देखें कि डिप्टी कलेक्टर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने संबंधी आदेश जारी नहीं कर सकते। ये अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं, क्योंकि गिरफ्तार करना किसी भी व्यक्ति को ये मजिस्ट्रियल पावर होती है, या कहना चाहिए आपको जुडिशियल पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है। और जुडिशियल पावर जो है वो डिप्टी कलेक्टर को नहीं होती। जबकि एसडीएम जो है सीआरपीसी की जो धारा हम लोग देखते हैं 44,
इसके अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सकता है, जिला बदर भी करवा सकता है, या फिर उसकी किसी प्रकार की अनुज्ञा को, फिर मैं कहूँगा लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है। तो ये शक्ति भी डिप्टी कलेक्टर को प्राप्त नहीं होती, लेकिन एसडीएम को प्राप्त होती है। तो आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है कि फिर डिप्टी कलेक्टर करता क्या होगा। तो डिप्टी कलेक्टर का भी जिला प्रशासन में, खास करके राजस्व विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये रैंक होता है ना। तो ये आप लोगों को समझना है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को भी समझ जाइएगा। मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात करें, सीधा यदि हम लोग मध्य प्रदेश के प्रशासन की बात करें, तो हमारे मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की शक्तियों का स्रोत एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, क्योंकि हम लोगों ने बताया था ना कि डिप्टी कलेक्टर जो है वो कहाँ से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, राज्य के लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। तो मध्य प्रदेश का भू राजस्व अधिनियम 1959, जबकि एसडीएम की शक्तियों का स्रोत सीआरपीसी है, और सीआरपीसी के अलग अलग प्रावधानों के तहत उसको अलग अलग प्रकार की जुडिशियल पावर दी गई है। मैं बार बार ये शब्द इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये रट जाए और आप लोग इसको कभी भूले नहीं, ठीक है। एक डिप्टी कलेक्टर के पास राजस्व संबंधी शक्तियाँ होती है, जबकि एक एसडीएम के पास में दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल दंडाधिकारी भी कहलाता है, यानी कि कई सारे मामलों में उसे सुनवाई करने का और सजा देने का हक भी होता है ना, वो दंडित भी कर सकता है। तो ये इन दोनों में अंतर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि इनकी शक्तियों, इनको प्रदान कौन करता है, इनकी पदस्थापना कैसे होती है। बात करें डिप्टी कलेक्टर की, तो इसकी कार्य व शक्तियों का जो आवंटन यानी जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार और संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा। यानी कि राज्य सरकार का ही अधिकारी होता है और संबंधित जिले का जो कलेक्टर होता है उसके अधीनस्थ रहते हुए ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जबकि एसडीएम की हम बात करें तो इसको फिर सीआरपीसी के तहत ही अपनी शक्ति प्राप्त होती है और ये सीधे राज्य प्रशासन के प्रति जिम्मेदार होता है। किसके प्रति, राज्य शासन के प्रति ये जिम्मेदार होता है। तो ये भी आप लोगों को याद होना जरूरी है। उपरोक्त बिंदु के अलावा यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सभी डिप्टी कलेक्टर एसडीएम नहीं होते। देखिए, सारे के सारे जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं वो एसडीएम बनेंगे या एसडीएम के रूप में उनकी पदस्थापना होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और सारे के सारे जो एसडीएम होते हैं वो भी डिप्टी कलेक्टर कहलाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि डिप्टी कलेक्टर जनरली जो हम एमपीपीएससी की भाषा में बात करें या उसकी जो विज्ञापन में आता है उस पद के हिसाब से बात करें तो डिप्टी कलेक्टर एक रैंक होती है, एक प्रशासनिक रैंक होती है, एक सामान्य पद होता है। जबकि उसी को एसडीएम और कहीं कहीं इसको एसडीओ भी कहा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है। जब किसी को देखो, अब एसडीओ क्या है कि अगर किसी को परगने के स्तर पर या सब डिवीजन के स्तर पर केवल राजस्व संबंधी शक्तियां प्राप्त है, जुडिशियल शक्तियां या मजिस्ट्रियल शक्तियां प्राप्त नहीं होती है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसको एसडीएम ना बोलकर एसडीओ कहा जाता है ना। अब ये जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इनको मजिस्ट्रियल शक्तियां प्राप्त होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पर एक एसडीएम पोस्टेड है और इसी स्तर पर एक डीएसपी भी पोस्टेड होता है, डीएसपी या एसडीओपी भी पोस्टेड होता है, तो ये सारी की सारी मजिस्ट्रियल पावर जो है ये एसडीएम के हाथ में होने से जब यदि किसी को गिरफ्तार करना हो, लाठीचार्ज कराना हो, 144 डिक्लेयर कराना हो या किसी को गोली चलाना हो, तो इसका आदेश डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम से लेना पड़ता है। ये सामान्य प्रशासनिक शक्ति होती है। लेकिन जो कमिश्नरी सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव हो गया है, काफ़ी बदलाव हो गया है, खास करके इंदौर और भोपाल, इन दो शहरों में, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वही, उसी के पास में एक साथ मजिस्ट्रियल पावर भी होती है और लॉ एंड ऑर्डर की भी पावर उसी के पास होती है। तो एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है और पुलिस कमिश्नर को क्या क्या शक्तियाँ होती है और किस तरीके से आईएएस और आईपीएस में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आगे आने वाली सीरीज़ में एक और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक लेक्चर के साथ में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।